हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं तरुणा भारद्वाज आपको कराऊंगी यहाँ राइज स्मार्ट हिंदी पर दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरी बनती है ज्योग्राफी पार्ट की। तो क्योंकि देखिए, आप होता क्या है कि कोई भी आप एग्जाम दीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, जीडी, सारे कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें जीएस के पार्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे रीजनिंग कर लेते हैं, मैथ्स कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे, मेरिट बन जाती है इक्वल। अब जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग होगी वो उसका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेशक कम है, लेकिन मेरिट से बाहर होने के लिए, मेरिट को क्रॉस करने के लिए, जैसे आप देखिए मैथ्स के क्वेश्चन भी सबने कर लिए, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, करंट अफेयर्स के भी, अब सब इक्वल मेरिट में आ गए, लेकिन सिलेक्शन तो उनका होगा ना, मेरिट के ऊपर होंगे। अब जिसके जीएस के क्वेश्चन अच्छे होंगे, जीएस का जो स्ट्रॉन्ग होगा जिसका, वो उसका सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी ज्योग्राफी का। तो काफी क्वेश्चन आते हैं, वैसे 4-5 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आएंगे। तो जीएस वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। इसीलिए अब अगर एसएससी की बात करें, एसएससी मेंस में भी जीएस आने लगा है, तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए। तो सभी फटाफट से क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, ताकि सभी आप ग्रुप में स्टडी करें। और जब ग्रुप में स्टडी करते हैं तो बच्चों बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, क्लासरूम वाली फीलिंग्स आती हैं। आप ग्रुप में एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो दिल्ली पुलिस, जीडी एग्जाम, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसके बेस पर पढ़ेंगे हम। क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसा ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि थ्योरी से आपको पढ़ना है, लेकिन लास्ट में आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन को देखते हुए आज की क्लास में हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए फटाफट से, बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8282827099 इस नंबर पर। हर क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारी बातें रही। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि तभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आपको रेगुलर मिलेगा। और इसी के साथ साथ सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना तो बहुत जरूरी ही है। इसके साथ साथ आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसी बार 2023-24 के एग्जाम टाइम में हमें सिलेक्शन लेना है, खुद से आपको वादा करना है। और किसी और से नहीं, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अंदर से जो आपकी इच्छा निकलनी चाहिए कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, ना कि कोई आपके पेरेंट्स बोले तब आपको प्रेशर में आके एग्जाम क्लियर करना है, या फिर हम बोले, ऐसा नहीं, खुद से मन बनाइए और फिर मेहनत कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है, क्या होता है मिश्रित कृषि। तो आइए समझते हैं, बात करते हैं हम व्हाट इज इन्वॉल्व इन मिक्स्ड फार्मिंग। तो देखो बच्चों, खेती जो होती है, आप सभी ने देखी होगी खेती, जब हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसमें बहुत सारी तरह की कृषि करते हैं। एक बहुत बड़ा खेत होगा, उस बहुत बड़े खेत में हम जो कृषि के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या होने लगा है, जब हम कृषि करते हैं, क्या करेंगे, हम कृषि करेंगे और उसमें कई सारी फसलें भी उगा देंगे एक साथ, और उसमें साथ साथ पशुपालन भी करेंगे। जैसे एक खेत है, उस खेत में आप गेहूं के साथ सरसों भी बोते हैं, गेहूं के साथ सरसों बोते हैं, वहां पर आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, वहां पर आपको गाय भैंस आदि भी रख सकते हैं, ताकि उनका गाय भैंस का दूध, और डेयरी फार्मिंग भी कर सकते हैं आप। तो जब कृषि के साथ साथ जो कृषि पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो भी खेत में ही कर लें। बड़े बड़े किसान क्या होता है कि बड़े बड़े किसान बच्चों एक ही स्थान पर, एक ही खेत में, वहीं पर पूरे किसान का परिवार रहता है और फार्म हाउस बनाकर वहीं पर कृषि करते हैं। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, झींगा पालन, या आपके और भी गाय, बहुत सारे भेड़ पालन वहीं पर करेंगे, कृषि भी करेंगे। और कृषि कहीं कहीं पर बाग भी लगा देंगे। जैसे पेड़ खेत है बहुत बड़ा, खेत में चारों तरफ
बाग लगा देंगे, आम के बाग, पेड़, अमरूद के बाग, और खेत के बीच में आपकी खेती करेंगे, कृषि करेंगे, तो इस तरह की हम कृषि को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। कई सारी फसलें और कई सारे पशुपालन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इंडिया? अब हम अगर बच्चों भारत की बात करें तो भारत क्या है? भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसा देश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत मानसूनी जलवायु का एक देश है। क्या है? मानसूनी जलवायु का देश है। ठीक है, यहाँ की जलवायु मानसूनी है। अब यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा के केवल कितने महीने हैं? 4 महीने भारत में वर्षा होती है। लेकिन 4 महीने में बच्चों 120 दिन होते हैं। 120 दिन लगातार बारिश नहीं होती भारत में। केवल अगर वर्षा के दिन की हम बात करें, किसकी बात करें? वर्षा के दिन की अगर हम बात करें तो 40 से 45 दिन भारत में वर्षा होती है। कितने दिन? 40 से 45 दिन। कितने महीने? 4 महीने। ठीक है, अब इन 40 से 45 दिनों में किसी भी फसल को हम या पूरे भारत में हम अच्छी कृषि नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारत को हम क्या बोलते हैं? भारत को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। क्योंकि अब क्या है कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड करेगी। अगर मानसून सही समय पर आया तो ठीक है, समय से पहले आया या समय से बाद में आया तो वो कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी ही रहेगा। तो बच्चों भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। इसीलिए यहाँ पर वैसे तो कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर बहुत सारी है भारत में। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि भारत में जो ज्यादातर कृषक है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने अनाज उत्पादन के लिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। तो जो भारतीय कृषि है उसको हम जीविका पार्जन का एक साधन मानते हैं, मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग। जो उनका रहन सहन है, जो उनका आजीविका के साधन के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। क्योंकि भारत की कृषि की अगर हम बात करें, भारत की जो जनता है बच्चों, जो जनसंख्या वो 70% के आसपास ग्रामीण है। और ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका जीविकोपार्जन का जो साधन होगा वो कृषि ही होगा। तो भारत की 70% जनसंख्या का जो साधन है आजीविका का वो कृषि है। एक व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में ये भारत में जो किसान है वो उसका प्रयोग नहीं करते। हाँ, लेकिन याद रखना जो कृषि है, कृषि पर बहुत सारे उद्योग निर्भर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें गन्ने का उत्पादन, गन्ने के उत्पादन में चीनी मिलें निर्भर करती हैं। कपास का जब उत्पादन करेंगे तो उस पर सूती वस्त्र उद्योग निर्भर करते हैं। जूट की जब हम खेती करेंगे तो जूट पर बहुत सारे लघु उद्योग, बोरी बनाने के, टोकरी बनाने के, डोरमेट, गद्दे बनाने के, सजावटी सामान बनाने के जो उद्योग हैं वो जूट एक फसल होती है उस पर निर्भर करते हैं। तो कृषि पर बहुत सारे जो उद्योग हैं वो भी निर्भर करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन भारत में कृषि को हम जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। दूसरे लोग जो है वो जो कृषि उत्पाद है उनका प्रयोग करके उद्योगों को स्थापना करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहां पाया जाता है? अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियम सॉइल है, वो कहां पर है? वो विशाल मैदान में है। भारत की ये जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं विशाल मैदान। विशाल मैदान ये फैला हुआ है पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। तो भाई जो भी नए बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर क्यों करेंगे? क्योंकि सभी दोस्त पढ़ेंगे तो आपकी दोस्ती बहुत अच्छा एक परिणाम लेकर आएगी। और दूसरा, जब आप सब बड़े होंगे और सभी दोस्त एक अच्छी पोस्ट पर होंगे तो आपको भी अच्छी फीलिंग्स आएंगी। और सबका विकास होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर चलो, उनको भी मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेट रहिए। और हाँ, जैसे कोई नया बच्चा आता है तो उनको नहीं पता होता कि राइस स्मार्ट पर कौन कौन सी क्लासेस चली हुई हैं। तो राइस स्मार्ट पर हमने एमटीएस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीपीओ सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया हुआ है पूरा सिलेबस, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो वहां भी आप एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूंगी आप सभी लाइव क्लास लिया करो, लेकिन कभी कभी कुछ काम होता है तो उसकी वजह से आपकी क्लास छूट जाती है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है,
प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर सारी क्लासों का रिवीजन एक साथ कर लेना है। चलिए, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर भी बताएंगे, जो भी डाउट है वो भी पूछेंगे। ज्यादा डिटेल्स कुछ पूछना है तो 8282827099 इस नंबर पर कॉल भी करेंगे। तो अब भारत, यहाँ ये जो मैदान है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्यों है यहाँ पर उपजाऊ? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारतीय कृषि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये पृथ्वी पर भारत में 43% भाग में पाई जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, आपका पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो पर्वत और पठार ज्यादा है, लेकिन जो तटीय मैदान है ये क्या है? तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो मैदान है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसका निर्माण बच्चों नदियों के मलबे के द्वारा हुआ है। और जब भी नदियां मलबा इकट्ठा करती हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलती हैं, उसको हम एलुवियम, जलोढ़ या अवसाद कहते हैं। और जब भी नदी अपने साथ लाए हुए जलोढ़ को कहीं पर डिपॉजिट करेगी तो वहां पर क्या करेगी? जलोढ़ मृदा का ही निर्माण करेगी। तो भारत के इस वाले हिस्से में क्या है? जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वाले हिस्से में, ये हिस्सा कौन सा है? ये आपका तमिलनाडु का तट है। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु के तट को। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन इसी में होता है, कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के मैदान में। इसीलिए तमिलनाडु के मैदान या कोरोमंडल के तट को हम दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न भंडार। ठीक है। ग्रेन हाउस ऑफ सदर्न इंडिया कॉल्ड कोरोमंडल प्लेन और तमिलनाडु स्टेट एक ही बात है। क्योंकि जैसे यूपी है आपका, पंजाब है, और ये आपका बिहार है, इसमें ये विशाल मैदान है। तो ऐसे उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, तो मैदानों के अलग अलग भाग हैं। तो ऐसे जो दक्षिण भारत के मैदान हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा अच्छे मैदान नहीं है। एक लंबाई अधिक है लेकिन चौड़ाई कम है। लेकिन यहाँ पर भी इन तटों के हमने नाम रख दिए। उत्कल मैदान, उत्तरी सरकार मैदान, कोरोमंडल मैदान, मालाबार मैदान। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है उसमें जो मैदानी क्षेत्र है उसका नाम है कोरोमंडल मैदान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहां से भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही आपको पढ़ना है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बिलोंग टू विच कंट्री? तो एक क्वेश्चन तो आपको आ चुका है। क्वेश्चन से याद नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन है? तो ये है बच्चों हरित क्रांति के पिता, पूरे विश्व में हरित क्रांति। तो अब ये क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। हरित क्रांति का मतलब है जो फूड क्रॉप्स है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। जब आप कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्यों में बहुत सारी फसलों की आप पैदावार करते हैं। अब उसमें क्या है? उसमें कुछ जो कृषि होगी वो गन्ने की भी होगी, कपास की भी होगी, जूट की भी होगी, और कहवे की भी होगी, बहुत मसालों की भी होगी। तो बहुत सारी फसलें होती हैं। लेकिन हरित क्रांति का संबंध है केवल और केवल खाद्यान्न फसलों की बढ़ावा देना। फूड क्रॉप्स, गेहूं जैसे अनाज, बाजरा, चावल, ज्वार, जो फूड क्रॉप्स हैं, तो उनके फसल उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है आपकी हरित क्रांति। भारत में कब हुए? भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है। अब ये अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ के थे? तो ये थे बच्चों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये थे कृषि वैज्ञानिक। क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का गहरा संबंध किससे रहा है? Who has been closely associated with the Green Revolution? तो वेरी सिंपल, अभी अर्नेस्ट बोरलॉग की बात करें तो वो पूरे विश्व में हरित क्रांति के पिता थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति कौन लेकर आया? तो भारत में हरित क्रांति की बात की डॉक्टर स्वामीनाथन ने। कब की? 1960 के दशक में की। दशक बोल रही हूं मैं, ईयर नहीं बोल रही हूँ। 1960 के दशक में इन्होंने कहा कि भारत में हम हरित क्रांति लेकर आते हैं, फूड क्रॉप्स खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को हम बढ़ावा देंगे।
ठीक है, 1960 के बाद। पहले क्या था, जितने भी जो गेहूं का हम आयात करते थे, भारत में गेहूं की बहुत अच्छी मात्रा नहीं होती थी। पहले बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सब की रोटियां घरों में ज्यादा बनती थी। स्वतंत्रता से पहले भारत आत्मनिर्भर हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो भारत में गेहूं, चावल, जितने भी मीन्स फूड क्रॉप्स हैं, सभी को बढ़ावा दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति सफल रही या असफल रही, आप बताएंगे भारत में बच्चों असफल रही है, ठीक है ना, असफल रही है। केवल गेहूं और चावल की पैदावार में ये सफल रही, ठीक है। और किन राज्यों में? केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग में ये सफल रही, बाकी में असफल रही। अब ये असफल क्यों रही? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपका जो उद्देश्य है जीवन का वो आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन आप एसआई बन जाए, आप सब इंस्पेक्टर बन जाए, तो आपका उद्देश्य तो असफल रहा ना, क्योंकि उद्देश्य तो था पूरे भारत में जितना भी भारत का क्षेत्र है, सब राज्यों में गेहूं और गन्ने की सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन ये किन राज्यों में सफल रही? केवल 3 में सफल रही, बाकी राज्यों में सफल नहीं रही। केवल 2 फसलों के लिए सफल रही, बाकी फसलों के लिए असफल रही। तो जो उसका उद्देश्य था वो उसमें ये असफल रही थी, बाकी में ये 3 राज्यों में और 2 फसलों में सफल रही। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से राज्यों में सफल रही, कौन से फसलों के रूप में सफल रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए, इस तरह का चीजें आपको दिल्ली पुलिस एमटीएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित फसलों में से किससे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? Which of the following crops benefited the most from the green revolution both in terms of production and productivity? Important question। तो जो हरित क्रांति हुई उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी भी किसमें बढ़ी? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो ये सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन इसमें बढ़ा। किसका? गेहूं का। चलिए, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन से थी? विच वाज द मेन प्लांट यूज इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हरित क्रांति आई, तो देखिए बच्चों, जो कृषि है, भारतीय कृषि से आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे वही चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं भारतीय कृषि को हमने 3 भागों में बांट लिया, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। तो अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति में कौन सा पादप, कौन सा वृक्ष प्रयोग किया गया था, तो हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, इसका बीज जो है प्रयोग किया गया। मैक्सिको की खाड़ी, याद कीजिए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसी तरह से जो मैक्सिको है वो उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है, और उसमें का जो गेहूं है, गेहूं का बीज भी भारत में लाया गया और उसी को हरित क्रांति के रूप में प्रयोग किया गया। सभी बच्चे बेशक रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, अपने डाउट्स पूछते रहेंगे, हम आपके डाउट्स का आंसर देंगे। आप अपने डाउट्स पूछिए, अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, सिलेक्शन का टाइम है, रिवीजन का टाइम है। तो पूरा भरपूर मेहनत कीजिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और खूब मेहनत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और एक दिन नहीं, लेकिन हर रोज पढ़ने से आपका एक दिन सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास भी है बच्चों। और पूरी राइज स्मार्ट की टीम आपके लिए तो पूरे दिन रात मेहनत करती ही है। कैसे क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में आते हैं, कहां पर मेंस के क्वेश्चन आएंगे, पूरा एनालाइज करके आपको पढ़ाया जाता है। कुछ भी वेस्ट या यूजलेस नहीं पढ़ाया जाता। हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लैंग्वेज बदल सकती है बच्चों, ऑप्शन बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम आए, लेकिन इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से, इस कंटेंट से किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। और ये चीजें आएंगी सिर्फ आपके अंदर प्रैक्टिस से। आप 1000 बार थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन उस थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े, नहीं उसकी प्रैक्टिस की, तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन को एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के पूछते हैं, अजीब अजीब ऑप्शन के साथ पूछते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, कभी लगता है कि ऑप्शन इसमें है ही नहीं, लेकिन उन्हीं ऑप्शन में से हमें आंसर भी करना है, एक सही आंसर करना है। तो
तो बच्चों ये सारी चीजें आप सीखेंगे प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो तो हम बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। रेनबो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू होम। देखिए आपने क्या पढ़ा, हरित क्रांति का संबंध किससे है बच्चों। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है, खाद्यान्न फसल से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से। नीली क्रांति का संबंध है मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस, टमाटर और मांस, ठीक है। बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाले के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है। मसाले मसाले भाई बच्चों लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, चैनल तो सब्सक्राइब आपने किया ही होगा। मसाले के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हम बात करें कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति मतलब कृष्ण या ब्लैक रिवॉल्यूशन। कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। इसका मतलब आपने देखा बहुत सारी क्रांतियां हैं, लाल क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, आपका पिंक क्रांति, गुलाबी क्रांति, बहुत सारी क्रांति आ गई। लेकिन अब क्रांति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने क्रांति नाम दे दिया और बात खत्म हो गई। क्रांति का मतलब होता है कि उस उत्पादन को, उस फसल को हम बढ़ाएंगे, उस चीज का प्रोजेक्ट बनाएंगे, सरकार से फंड तैयार करेंगे। जो भी उस चीज का उत्पादन करते हैं, वो कृषक भी हो सकते हैं, उद्योग धंधे भी हो सकते हैं, उसको पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, बीमा पॉलिसी की जाएगी। क्या क्या हम कर सकते हैं कि उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है क्रांति। ऐसा नहीं युद्ध को हम क्रांति बोल रहे हैं, बदलाव को क्रांति बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि समझ में आया आपको। अब ये हुआ बच्चों की बहुत सारी क्रांति हो गई, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, सभी क्रांतियों को रेनबो रिवॉल्यूशन इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत रख दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि जितने भी अभी तक की क्रांतियां थी उसका सम्मिलित रूप कौन सा है, तो जितनी भी क्रांतियां थी अब तक उसका सम्मिलित रूप कौन सा है आपका, इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन। या अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि नीली क्रांति किस क्रांति का एक भाग है, श्वेत क्रांति, कोई भी क्रांति की, इन सबको किस में मिला दिया गया, रेनबो रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा यहां से कि भारत की सबसे, भारत की नहीं सिर्फ ऐसे कि सबसे नई क्रांति कौन सी है, तो सबसे नई क्रांति कौन सी हो जाएगी आपकी, इंद्रधनुषी क्रांति सबसे नई क्रांति हो जाएगी। तो क्रांति जो होती है वो भी आप जरूर याद कर लेंगे। कई बार मैचिंग का क्वेश्चन आता है, सिंपल भी पूछ लेते हैं, इजी है, लेकिन इजी चीजें भी आती हैं एग्जाम में। आपको हार्ड भी पढ़ना है, इजी भी पढ़ना है, डेटा भी पढ़ना है, कंसेप्ट भी पढ़ना है। आपको हर तरह से अपने आप को तैयार करना है, चाहे एग्जाम में कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर से आ जाए, डेटा से आ जाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में जाओ। और बच्चों ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा सिर्फ तैयारी से, और आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास पूरी राइस स्मार्ट की टीम है, अपने डाउट पूछिए, और आपके पास इंटरनेट है, फोन की बैटरी है, तो हर चीज का अपना यूटिलाइज कीजिए अपने एजुकेशन में। क्वेश्चन है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है, इन विच मंथ रबी क्रॉप्स आर सोन। तो रबी फसलों को कौन सी फसल होती है, जिनको बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और जिनको काटते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और कम तापमान के महीने कौन से हैं, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है, जबकि खरीफ फसल मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सभी को समझ में आ रहा है ना, या कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स पूछिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है आपको। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से क्या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैश क्रॉप होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, कैश क्रॉप को हम ट्रेड क्रॉप, व्यापारिक फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल भी हम कहते हैं। ऐसी फसल जिनका उद्देश्य, जो किसान है, किसान का उद्देश्य केवल और केवल व्यापार होता है। सिंपल से नाम से इसे पता चल रही है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी फसलों को आप क्या कहोगे जिनका उद्देश्य केवल व्यापार हो। तो ऐसी फसल जिनका उद्देश्य केवल व्यापार हो, ट्रेड हो, उसको हम बोलते हैं नकदी फसल। अब इसमें से आपको पता है कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये आपकी गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं तो कौन सी फसल है,
गेहूं कौन सी फसल है? अभी आपने पढ़ा था, जो गेहूं है, व्हीट है, वो रबी फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। जबकि गन्ना, कपास, जूट, इन सब पर क्या है, उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गन्ने पर चीनी मिलें लगाई जाती हैं, कपास पर सूती वस्त्र उद्योग, जूट पर बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, थैला बनाने, डोरमेट बनाने, बैग बनाने, टोकरियां बनाने, खिलौने बनाने, जूट का हम बहुत सारे उद्योगों में, कुटीर और लघु उद्योगों में प्रयोग करते हैं। तो नकदी फसल को याद करने की ट्रिक है बच्चों, एक कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा? कपास, कपास पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं। गैसे आ जाए गन्ना, गन्ने पर चीनी मिलें लगाई जाती हैं। जूट पर बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं। या आपका तंबाकू, खुद तंबाकू का भी व्यापार किया जाता है। तो ये सारी फसलें हैं नकदी फसल, जिनको किसान व्यापार के लिए प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स आर कैश क्रॉप? तो इनमें से कौन कौन सी है? तो आइए देखते हैं। गेहूं तो भाई रबी की फसल है, ये भी नहीं है। मटर और गेहूं रबी की फसल है, इसमें से ये भी नहीं है आपका। तो चावल, चावल आपकी खरीफ फसल है, तो आ जाएगा सी। कपास, गन्ना और केला, कॉटन, सुगरकेन और बनाना, इसका भी व्यापार ही करता है, खाता भी। ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ व्यापार करेगा, गन्ने का उत्पादन करे तो यूज नहीं कर सकता, करता है। लेकिन जो मेन उद्देश्य, हम बड़े उद्देश्य की बात करते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य की नहीं। तो भाई जो भी किसी का डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिए आप, और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी बताइए, ताकि हमें समझ आए कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है या कहाँ पर डाउट है। जब तक टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं करेंगे बच्चों, तो जो एक लर्निंग प्रोसेस है, जो आप सीख रहे हो, वो पूरी नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं, और कहाँ पर डाउट्स है। देखिए वैसे तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसलिए आए हो हमारे पास ताकि उस चीज को समझें, उस चीज में जो डाउट है उसको क्लियर करें। और चैट बॉक्स इसीलिए तो है। अगर आप चैट बॉक्स में यहां पर भी नहीं करते हैं, कमेंट्स में भी नहीं करते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। और वहां भी नहीं करने हैं, बच्चे कई बार हेजिटेट फील करते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। 8282827099 इस नंबर पर कॉल करके किसी भी टीचर से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो भाई फटाफट से लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया? पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हम आंसर देंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं की मात्रा और क्षेत्र अधिक है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में बच्चों प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है, कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, तो पंजाब राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, जबकि जो आपका उत्तर प्रदेश, इसमें क्षेत्र भी अधिक है, गेहूं भी, गन्ना भी काफी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कौन सी है? What are the ideal climatic condition for rice cultivation? देखिए अगर हम बात करें जलवायु, जलवायु का मतलब होता है, जल मतलब वर्षा की मात्रा, वायु जलवायु में तापमान, वर्षा, आर्द्रता ये सब आ जाएंगे। कोई भी कृषि हो, वो भारत की हो या किसी भी देश की हो, तो कृषि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। ऊंचाई नहीं चाहिए, वो पर्वत है, पठार है, द्वीप है, तट है, क्या है, वहां की जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी होती है, वहां की मृदा कैसी है, वहां की सरकार कैसी है, सरकार की सरकारी नीतियां कैसी हैं, किसान को प्रोत्साहित किया जाता है या नहीं, फसलों का उचित मूल्य दिया जाता है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनसे भारतीय कृषि प्रभावित होती है, और जलवायु से भी। अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं बच्चों जिनको बोते समय कम तापमान, काटते समय अधिक तापमान, कुछ होती हैं काटते समय कम तापमान, बोते समय अधिक तापमान, तो अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। कोई फसल है आपकी लाल मिट्टी की, कोई तो जलोढ़ मृदा में अधिक होती है, तो कोई काली मृदा, तो कोई पर्वतीय मृदा, तो बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो हम बात करते हैं चावल। तो सबसे पहला पॉइंट, तो चावल खरीफ फसल है, मई जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। चावल खरीफ फसल है, इसको बोते समय अधिक तापमान और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कैसी फसल है? अधिक तापमान और अधिक सिंचाई की
आवश्यकता होती है बच्चों किसको, चावल को। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान, फसल की अवधि ठंडी और नम, 100 मीटर से कम वर्षा, पूरी फसल। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, 100 सेंटीमीटर प्रिसिपिटेशन अबव एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री। बोते समय अधिक तापमान और काटते समय कम तापमान वाली फसल है आपकी चावल। खरीफ फसल है, एग्जाम में खूब पूछते हैं कौन सी खरीफ है, कौन सी जायद है, कौन सी नकदी फसल है, तो कौन कौन सी किस तरह की फसलें हैं ये आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? Which of the following crops has the largest area under in India? देखिए, वैसे तो भारत में बहुत सारी फसलों के लिए एक क्षेत्र निश्चित है, जैसे जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल केसर की खेती होती है। केसर जो एक ऐसी फसल है सैफरॉन, वो केवल और केवल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी और कहीं वो नहीं मिलती। वैसे तो आधुनिक तकनीकी का युग है, उसके अकॉर्डिंग भी हम दूसरे राज्यों में पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकृति ने जो उसके लिए आदर्श क्षेत्र निश्चित किया है वो है बच्चों जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसी तरह से तटीय क्षेत्रों पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। गुजरात महाराष्ट्र में आपके कपास का उत्पादन अधिक होता है। विशाल मैदान में गेहूं, चावल, गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। तो बहुत सारा जो क्षेत्र है ना वो एक तरह से निश्चित है, लेकिन हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस फसल के अंतर्गत क्षेत्र है, तो वो है आपका गेहूं। गेहूं का क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। नेम द राइस बाउल ऑफ इंडिया। केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा के मैदान में गेहूं अधिक होता है, लेकिन ये कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, चावल का क्षेत्र मिलेगा। इसलिए इसको, इस वाले क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया, चावल का कटोरा। ठीक है, तो जैसे ये आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से, और यहाँ पर गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कृष्णा नदी जिस पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, यहाँ पर जब वो डेल्टा बनाते हैं इस वाले एरिया पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होगा, इसीलिए हमने इसको बोल दिया चावल का कटोरा। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक है? Which of the following state is the largest producer of rice in India? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। ये आपका केरल में किसका उत्पादन होता है, मसाले, लेकिन अब जो मसाले हैं वो मध्य प्रदेश में अधिक उत्पादित होने लगे हैं। ठीक है, मात्रा में, लेकिन लौंग, इलायची, काजू आज भी यहीं पर उत्पादित होते हैं सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को हम बोलते हैं अंडों की टोकरी। क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। यहां पर हल्दी का भी अधिक उत्पादन होता है, हल्दी का भी यहां पर अधिक उत्पादन होता है, और यहां पर अंडे बहुत अधिक मात्रा में होते, तो इसलिए आंध्र प्रदेश को हम बोलते हैं अंडों की टोकरी, बास्केट ऑफ एग्स। क्वेश्चन है बच्चों, कथन कारण। देखिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं, कथन कारण क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 4 कथन दे दिए, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चन। तो हर तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम रूम में जाना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है। और कॉन्फिडेंस बच्चों ऐसे नहीं आता, कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास आएगा वो आपकी मेहनत करने से। अगर बगैर मेहनत बगैर पढ़े आप में कॉन्फिडेंस है तो उसका मतलब वो हानिकारक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास वो आत्मविश्वास जो हमारी हमें मेहनत से प्राप्त हुआ है, हमने मेहनत की है, हमें विश्वास होना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो सही है और वो करने से होगा और आप कर सकते हैं।
जो स्टूडेंट ही होते हैं जो पहले स्टार्टिंग करते हैं जीरो से, वो शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं, वो स्टूडेंट ही होते हैं। स्टूडेंट ही है जिनका सिलेक्शन होता है। तो आप सब स्टूडेंट हो, अगर आज आपकी तैयारी कम है तो टेंशन मत लो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लगातार पढ़िए, राइस स्मार्ट के साथ पढ़िए। सुबह 8 बजे अखिलेश सर पढ़ाते हैं आपको करंट अफेयर्स, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट आपको यहां पर करवाए जाते हैं। हिंदी, कंप्यूटर, एक सिंगल सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जो आपको यहां पर नहीं मिलता। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और हाँ, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज मोर इन द ईस्ट कोस्ट देन इन द वेस्ट कोस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है ना। ये किस तरफ पड़ेगा, ईस्ट साइड पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर देन रेनफॉल द वेस्ट कोस्ट। तो भारत की पूर्वी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में सबसे पहले जो मानसून एंट्री करता है वो करता है बच्चों 5 जून के आसपास केरल राज्य में, और जिस राज्य में सबसे पहले मानसून एंट्री करता है वहीं पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा भी करता है। वैसे तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो होती है यहाँ पर, कहां पर, ये है आपका हिस्सा ईस्ट पर। मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर उसने लिखा है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो ईस्टर्न कोस्ट ये है, पूर्वी तट और वेस्टर्न कोस्ट ये है, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन ये होता कि भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो हाँ बिल्कुल भारत के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, लेकिन ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी हिस्सा है, ये कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में की अगर हम बात करें तो ज्यादा बारिश होती है केरल वाले भाग में, और केरल है आपका वेस्ट की तरफ। तो आंसर आ जाएगा ए सही, आर गलत, आंसर बनता है आपका सी। चलिए भाई, सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, रेगुलर रहें, और जितने भी क्लासेस हैं बार बार उसका रिवीजन करिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है, तो प्लेलिस्ट से भी आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये जो पढ़ना है और आपका सिलेक्शन है, ये एक जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन ये नहीं है। इस सिलेक्शन के बाद भी आपको बहुत कुछ करना है अपने लिए, समाज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो लाइफ छोटी सी है, इसी में सारे काम करने हैं, तो फटाफट से आप एक सिलेक्शन वाला पार्ट पढ़ के 1 साल में पूरा कर दीजिए। कब तक आप स्टूडेंट्स बनकर रहोगे? आप देखिए, आपको बहुत सारी जिंदगी में काम करने हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, और अभी आपके पेरेंट्स ने आपको पूरा टाइम दिया हुआ है, फ्रीडम दी हुई है। कुछ समय के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, आपका मन करेगा पढ़ने का लेकिन टाइम नहीं होगा। तो अभी जो टाइम है, अभी जो राइस स्मार्ट की पूरी टीम आपके साथ है, आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इन सबका यूटिलाइज कीजिए अपने सिलेक्शन में। टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, सोते पढ़ते, मेट्रो में चलते हुए, घूमते हुए, हर जगह सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। चिंता नहीं, सिर्फ थोड़ा मोटिवेट रहना है, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। पढ़िए भी, मस्ती भी करिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, लेकिन टारगेट फिक्स हो, टारगेट बार बार याद आए, आपको भूलना नहीं है, 1 महीने भी या 1 दिन भी। तो अपना टाइम यूटिलाइज करो अपनी एजुकेशन में और सिलेक्शन लो। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, विच इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत में जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है वो यहाँ पर होता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार पर बच्चों पाई जाती है काली मृदा। क्या पाई जाती है? काली मृदा, ठीक है ना। काली मृदा की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास होता है। अब जो यहाँ पर 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र नंबर 1 पर होता है, कभी गुजरात। इस साल आपका गुजरात नंबर 1 पर है। कब? गुजरात, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र भी आ जाता है कभी कभी। महाराष्ट्र में उत्पादन इसलिए कम हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में हम चीनी मिले और चीनी जो गन्ना है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने लगे हम, ठीक है ना। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास है, तो इसी वाले क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। कौन से? सूती वस्त्र उद्योग भारत के इसी हिस्से में लगाए गए हैं। और यहीं पर महाराष्ट्र में है बॉम्बे। बॉम्बे को हमने बोल दिया सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या बोल दिया? सूती वस्त्रों की राजधानी।
धानी कहा जाता है बॉम्बे को। तो आंसर आ जाएगा आपका गुजरात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? वेरी इजीली आप बता दोगे। श्वेत स्वर्ण हम कहेंगे कपास को। कपास एक ऐसी फसल है जिसको 200 दिन वर्षा रहित चाहिए। जब इसके फूल खिलते हैं कॉटन के तो उस समय आकाश साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा होती है तो उसके जो कॉटन के फूल है, कपास के जो फूल हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका कपास श्वेत स्वर्ण। क्वेश्चन, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताइए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 सुगर केन प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? तो अधिक से कम की तरफ। तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, अब होने लगा है महाराष्ट्र में भी, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है, और फिर आपका आंध्र प्रदेश। अब यहां पर भी होने लगा है। महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? विच स्टेट ऑफ इज नोन एज द शुगर बीच या शुगर बाउल ऑफ इंडिया? कौन सा कहा जाता है? तो वेरी सिंपल, क्या कहा जाता है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, चीनी मिलें अधिक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में भी होने लगी है। लेकिन जो ये नाम दिया शक्कर का प्याला, ये नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश को ही, ठीक है। बेशक अब चीनी उत्पादन को या चीनी मिले को हम महाराष्ट्र में भी लगाने लगे हैं, लेकिन ये जो टाइटल दिया गया है ये उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। क्वेश्चन है बच्चों, पीत क्रांति का संबंध किससे है? येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो अभी बताया था बहुत सारी क्रांतियां हैं। क्रांति का संबंध है उस विशेष फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने से। जैसे अगर हम बात करें, पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने से। अनाज के उत्पादन संबंधित है आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, क्योंकि यही आपकी गुरु दक्षिणा है, और गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान होता है अधूरा। अनाज के उत्पादन से है हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन से है आपके श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति, ठीक है। मत्स्य मछली उत्पादन से है आपकी नीली क्रांति। और आपकी पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड से संबंधित है। जिन भी फसलों से तेल निकाला जाता है, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, जिनसे भी सरसों तेल, सरसों वैसे रवि फसल है, ठीक है ना, तो इनके उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया? तो भारत में सोयाबीन का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, लेकिन सोयाबीन के साथ साथ जितनी भी दालें हैं, सभी दालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। किसमें होता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। सोयाबीन रिपीटेड सा है, और किसी भी दूसरी दाल का नाम आए तो भी आप बता देना मध्य प्रदेश। चलिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन स्टेट? तो भाई भारत एक ऐसा देश है जिसमें सिल्क भी होता है तो सूती वस्त्र भी होते हैं। तो भारत में वस्त्रों की अनेक प्रकार है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग हमेशा प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है और स्थापित किया गया है। तो भारत में सर्वाधिक जो रेशम प्राप्त होता है वो होता है आपका कर्नाटक से। असम में भी, जो असम राज्य है वहां पर भी आपका रेशम उत्पादित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर आ जाएगा शहतूती रेशम कर्नाटक में। टसर और जो रेशम होता है बच्चों उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम, शहतूती रेशम, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारत में 4 तरह का रेशम भी उत्पादित किया जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, भारत में कहवे का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है कहां पर? कर्नाटक में। चाय सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित होती है? असम में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहवे का उत्पादन कहां पर होता है? ब्राजील में।
पूरे विश्व में ब्राजील ही ऐसा देश है जो कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में है, जहां पर सबसे ज्यादा कहवा कॉफी का उत्पादन होता है, जिसको हम और आप सभी पसंद करते हैं, है ना। और जो वहां पर कॉफी के बाग है उसको हम बोलते हैं फेजेंडा। और ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, इसीलिए ब्राजील को कहा जाता है विश्व का कहवा पात्र, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है बच्चों ब्राजील को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। इंडिया इज एन इंपोर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री इन इंडिया, तो बिल्कुल ठीक है, भारत विदेशों को बहुत ज्यादा चाय का निर्यात करता है और पहले चाय के निर्यात में नंबर 1 पर था, लेकिन डेटा बदल जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। लेकिन वर्तमान में भी ये सबसे अच्छी टेस्ट, पूरे विश्व में सबसे अच्छी टेस्ट की जो चाय है वो भारत में ही है। क्वेश्चन, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। डोमेस्टिक कंज्यूमेशन ऑफ टी इन इंडिया इज वेरी लेस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है चाय का निर्यात भी खूब करता है, लेकिन भारत में घरेलू खपत बहुत ज्यादा है। भारत में हर घर में चाय का उत्पादन, चाय का प्रयोग किया जाता है, सुबह शाम, और एक टाइम नहीं, 3-4 टाइम में भारत में सभी चाय इजीली पी लेते हैं। तो खपत भी खूब है और निर्यात भी ज्यादा करती है भारत में चाय का उत्पादन। तो आंसर आ जाएगा ए सही है, आर गलत है। आंसर इसलिए बनता है आपका सी, बिकॉज ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइस? तो बताइए बच्चों, गार्डन ऑफ स्पाइस आप किसको कहोगे? तो ये है आपका आंसर केरल। केरल में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता था, लेकिन अब नहीं होता है। वर्तमान में 2023 में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है बच्चों मध्य प्रदेश में। जीरा सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है राजस्थान में। हल्दी होती है आंध्र प्रदेश में। लौंग, इलायची, काजू, लौंग, इलायची, काजू सबसे ज्यादा उत्पादित होती है आज भी केरल में। लेकिन सभी मसाले अब होने लगे हैं सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश में। डेटा बदलता है, कुछ डेटा बदलता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा फिर भी अपडेट रहेंगे। और लेकिन जो नाम दिया गया मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइस, जो नाम दिया गया ये केरल का ही है। बेशक मसालों का उत्पादन एमपी में ज्यादा होने लगा है, लेकिन नाम ये किसको दिया गया है? केरल को। क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कौन से राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। तो जूट भाई सबसे ज्यादा याद कर लीजिए वेस्ट बंगाल। चाय सबसे ज्यादा होती है असम में। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है केरल में। और गन्ने का उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ए का बनता है 3, ऑप्शन पहले में से ही आ जाएगा आपका। और 2 का बनता है ए, सी का बनता है आपका 2 और डी का बनता है 4। आंसर ए इज करेक्ट। तो आप ऐसे याद कर लोगे, मैचिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्हीं फसलों से, इन्हीं डेटा से, भारतीय कृषि से ही आपको मैचिंग के क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हर तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इजी इजी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, नहीं, इजी इजी भी याद करने हैं, लेकिन सिर्फ इजी इजी नहीं, मैचिंग, कथन कारण, क्योंकि जब जो स्टेटमेंट रहते हैं, जब आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो आप तभी कर पाओगे। तो पूरा टॉपिक पढ़ना है, कट कॉपी पेस्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, पूरा टॉपिक कंसेप्ट आपको पढ़नी है, उससे बनने वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड पढ़िए आप, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के लेवल का आप पढ़ें, उसी लैंग्वेज में आप पढ़ें ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? व्हाट इज झूमिंग और पेड़ा? तो जो झूमिंग या पेड़ा हम किसको बोलते हैं? ये सूखी काट, सिंचाई, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना, ठीक है। ये क्या है आपका? कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड लेविंग इट टू ड्राई। और क्यों? क्योंकि इसके बाद इस पर हम क्या करेंगे? खेती करेंगे। क्या करेंगे? हम खेती करेंगे। ये जो खेती है ये ज्यादातर जनजातियों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जनजातियों द्वारा ये की जाती है। जनजाति जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, जहां पर भी जाएंगे वहां पर कुछ दिनों के लिए जंगलों को आग लगा देंगे, काट देंगे और कुछ दिनों के लिए खेती करेंगे, फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, फिर वहां पर भी ऐसे करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं इसका हमारी प्राकृतिक वनस्पति का विनाश भी कर रहे हैं। इस कृषि को हम काट और जलाओ कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि, स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती रहती है और वहां पर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरणशील कृषि करती रहती है।
नेक्स्ट है आपके लिए बच्चों, तो ये थे आपके भारतीय कृषि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से बनने वाले क्वेश्चंस। आपने पूरा टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस एक तरह से कवर किए हैं, कंसेप्चुअल चीजें आपने कवर की है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ रेगुलर सुबह 8 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, जीएस के सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग सब यहां पर पढ़ाया जाता है। इधर उधर टाइम वेस्ट करने की आपको अब कोई जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के साथ, एक्सपीरियंस टीचर के साथ यहां पर आपको करवाए जाएंगे और करवाए गए हैं काफी एग्जाम्स के लिए। आप खुद देख सकते हैं राइस स्मार्ट की प्लेलिस्ट पर, राइस स्मार्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो भी हमने एसएससी के लिए पढ़ाया 2022 में और 23 में काफी क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए से आए हुए हैं। आप मैच भी कर सकते हैं। तो भाई लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है, लगातार रहना है, दोस्तों को बताना है और लगातार पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। पढ़ना है लेकिन खुश भी रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, सीरियस नहीं होना है। जब आप सीरियस वो होता है जो मेहनत नहीं कर सकता। आप मेहनत कर सकते हो और आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, गारंटी है ये। जहां जो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है वो टेंशन में रहता है, डिप्रेस हो सकता है। तो तैयारी करो, खूब टाइम है, पूरा जी जान लगा दो। आप हमारे देश के युवा हो और आप तो जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा मतदाता भारत के पास है। तो आप पूरे भारत को बदल सकते हो, अपने घर परिवार की आर्थिक स्थितियों को बदल सकते हो। आप में वो दम है, आप युवा हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। युवा जिस देश में है वो देश, वो परिवार शक्तिशाली होता है। तो भाई आप सब शक्तिशाली है, अपनी शक्तियों को, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उन पर काम करिए। खुश रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड लक प्यारे बच्चों। थैंक यू।